इस मूवी के रियलिस्टिक फाइटिंग सीन्स और अडल्ट सीन्स ने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, इसलिए सोचा क्यों ना इसकी स्टोरी आपके साथ भी शेयर किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं शियाब अल हैथ वेलकम करता हूँ आपका शियाब एक्सप्लेन्स के एक नए वीडियो में। आज मैंने 2024 के मूवी अनोरा को एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो को एकदम एंड तक देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें अनोरा या फिर एनी को दिखाया जाता है, जो कि एक क्लब में स्ट्रिपर डांसर का काम करती है। ये क्लब ब्रुकलिन में होता है और यहाँ का ओनर होता है जिमी। जिमी को पता है कि अनोरा को थोड़ा थोड़ा रशियन लैंग्वेज यानी रूसी आती है, इसलिए वो ज़्यादातर रशियन कस्टमर्स को अनोरा के पास ही भेजता है, ताकि उन सब कस्टमर्स को उसका डांस देख के और उसके साथ ज़्यादा फील आ जाए, ज़्यादा मज़ा आ जाए। अनोरा की बेस्ट फ्रेंड होती है लुलू और उसकी एक राइवल भी होती है जिसका नाम होता है डायमंड। डायमंड भी अनोरा की तरह ही एक बहुत ही अच्छी डांसर होती है और इन दोनों के बीच एक जेलसी भी काम करती है। अनोरा एक अपार्टमेंट में अपने एक दोस्त के साथ रहती है और वो हमेशा ही चाहती है कि उसका लाइफ बेटर हो जाए, वो बेटर एक अपार्टमेंट में रहे और बेटर इनकम हो जाए, तो वो ये सब डांसर की नौकरी छोड़ के एक नई एक अच्छी सी जिंदगी स्टार्ट करे। एक दिन क्लब में आता है इवान या फिर वान्या। वान्या एक रशियन मिलियनेयर का बेटा होता है जिसको ज़्यादा अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो ज़्यादा वो रशियन ही बोलता है, और उससे मिलने आती है एनी। अब एनी को थोड़ा थोड़ा रशियन आता है, इसलिए उन दोनों की वहीं पे फ्रेंडशिप हो जाती है। ये दोनों क्लब में एक बहुत ही क्वालिटी एक टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इवान क्या करता है, उसको अपने घर में इनवाइट कर देता है। उसके घर में जाके जब एनी देखती है कि ये तो मतलब गांड फाड़ अमीर है भाई, इसके घर में जो फर्नीचर है, सब कुछ है, देख के एनी के होश उड़ जाते हैं। इवान बोलता है कि मेरा पापा बहुत बड़ा एक गैंगस्टर मिलियनेयर है और मैं यहाँ पे अपना वेकेशन एंजॉय करता हूँ। ये दोनों हर वक्त वहीं पे पड़े रहते हैं, नशा वशा करते रहते हैं, माल भुगते रहते हैं। ऐसे ही एना और इवान पड़े हैं, तो इवान उसको बोलता है कि मैंने एक न्यू ईयर की पार्टी रखी है, तो तुम आ जाओ। और एना बोलती है कि मुझे काम है, मैं नहीं आ सकती। वो उसको फिर भी बोलता है कि आ जाओ यार, मज़ा आएगा। तो वो उसके फ्रेंड जो है, उसकी बेस्ट फ्रेंड लुलू को भी लाने के लिए बोलती है, तो इवान मान जाता है कि ठीक है, उसको भी लेके आओ। तो ये दोनों जाते हैं इवान के पार्टी में, और क्या धमाकेदार पार्टी होती है वहाँ पे। उस रात ये दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं, और अगले दिन सुबह जब एनी को काम पे जाना होता है तो वो ड्रेस पहनने लगती है। तब इवान बोलता है कि मत जाओ, तुम मेरे साथ यहाँ पे रह जाओ आज के दिन भी। एनी बोलती है कि मुझे काम है, मुझे जाना ही पड़ेगा। अब इवान बोलता है कि मैं तुमको एक हफ्ते के लिए अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हायर करना चाहता हूँ, बोलो कितने पैसे लगेंगे। एनी बोलती है कि मैं एक डांसर हूँ, कोई प्रोस्टिट्यूट या फिर कोई वेश्या नहीं हूँ। फिर भी इवान बोलता है कि प्लीज़ यार मान जाओ, मैं बहुत लोनली फील करता हूँ, ऐसा वैसा। तो $15,000 में एनी मान जाती है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए एक हफ्ते के लिए। अब वो क्लब में जाती है और जाके उसके ओनर जिमी से बात करती है कि मुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। जिमी बोलती है कि न्यू ईयर की छुट्टी तो पहले ही तुम लोग ले चुकी हो, अब तुम्हारा काम स्केड्यूल्ड हो चुका है, तुम छुट्टी नहीं ले सकती। एनीवेज वहाँ से निकल जाती है एना और अपने घर पे जाके देखती है कि इवान ने या फिर वान्या ने वहाँ पे गाड़ी भेजी है उसके लिए। तो वो गाड़ी पे चढ़ के उसके पास चली जाती है। यहाँ पे वन्या उसको दिखाता है उसका क्रेजी कार कलेक्शन, मतलब क्या अमीर है भाई ये आदमी। ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं, बाहर कैंडी स्टोर में जाते हैं। फिर वहाँ पे वन्या के दो दोस्तों से हम लोग मिलते हैं। ये चारों मिलके फिर से धमाल करते हैं, ये दोनों मसाज कराते हैं। अब वान्या को लास वेगस में पार्टी करने के लिए जाना होता है, तो वो एना को भी बोलता है कि तुम भी चलो मेरे साथ, तो एना मान जाती है। ये लोग धमाल पार्टी करते हैं और उस रात ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। तब वान्या उसको बोलता है कि पता है, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं रशिया चला जाऊं और उनकी कंपनी ज्वाइन कर लूं। मुझे कंपनी के काम में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं सोचता हूं कि अमेरिकन एक लड़की से शादी कर लूं, फिर मैं अमेरिका में ही बस जाऊं। ये सुन के एना भी हंस पड़ती है। एक्चुअली हुआ क्या है कि धीरे धीरे ना एना को भी इवान से थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगा है। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, वो एज अ पर्सन भी उसको बहुत चाहने लगी है, मन ही मन। अब जब इवान सडनली उसको शादी के लिए ही प्रपोज कर देता है, तब एना को लगता है कि शायद ये लड़का मजाक कर रहा है। इवान बोलता है कि नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? थोड़ा सोचने के बाद एना मान जाती है और ये लोग नियर बाय एक चर्च में जाके सच में शादी कर लेते हैं, लाइक सीरियसली। फिर ब्रुकलिन आती है एना और आके अपने सारे दोस्तों को गुड बाय बोलती है कि मैं तो चली भाई, मेरी शादी हो गई है।
प्रॉब्लम ये हुआ कि रशिया में ये पूरी बात फैल गई और बात पहुंच गई इवान के बाप तक। इवान के बाप टोरस नामक उसके एक खास आदमी को बोलता है कि तुम इस बात की पुष्टि करो कि क्या ये सच है। तो वो दो गुंडों को उसके घर में भेजता है ये देखने के लिए क्या ये सच है कि नहीं। ये दोनों गुंडे आके नॉक करते हैं बट इवान दरवाज़ा नहीं खोलता। एना बोलती है कि क्या तुमको मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि हमारे मैरिज के बारे में। इवान बोलता है कि नहीं, मुझे उस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। बट ये दोनों गुंडे एनी हाउ अंदर आ जाते हैं और आके पूछते हैं कि क्या सच में शादी हो चुकी है। इवान बोलता है कि हाँ, ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। अब मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो खींच के ये लोग टोरस को भेज देते हैं। अब ये दोनों इवान को बोलता है कि तुमको अभी के अभी रशिया लौटना पड़ेगा तुम्हारे मम्मी पापा के पास, तुम्हारे मम्मी पापा का यही ऑर्डर है। इवान ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहता, इसलिए इन सब के बीच थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है और इवान वहां से भाग जाता है। फिर ये दोनों मिलकर पकड़ते हैं एना को। एना गिर जाती है सोफे में और लात मार के एक आदमी का नाक ही तोड़ देती है। फिर वहां पे आ जाता है टोरस, आके देखता है कि उसके दोनों आदमियों का मतलब हालत खराब हुआ पड़ा है। एना वहां पे पड़ी और इवान गायब है। टोरस पूछता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। एना बोलती है कि मैं इवान से प्यार करती हूँ और उसने मुझसे शादी की है, तो मेरा तो लीगली हक बनता है ना उसके साथ रहने के लिए। टोरस बोलता है कि देखो, वो बस एक बच्चा है और नादानी में तुमसे शादी कर ली है। अब उसके मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम इस शादी से रिजाइन कर लो। वो उसको उसका रिंग भी दिखाती है और बोलती है कि उसने खुद मुझे प्रपोज किया था और यह रहा उसका रिंग। टोरस बोलता है कि मैं तुमको $10,000 देने के लिए तैयार हूं अगर तुम इस शादी से रिजाइन कर दो। अब एना को भी लगता है कि शायद इवान ने उसको सच में धोखा दिया है, इसलिए वो बोलती है कि ठीक है, मैं शादी से रिजाइन कर लूंगी, बस उसके पहले मुझे एक बार इवान से बात करनी है। तो ये चारों लोग मिलके वहां से निकल जाते हैं इवान को ढूंढने के लिए। रास्ते में वो लोग उस कैंडी शॉप में जाते हैं जहाँ पे इवान के दो दोस्त काम करते थे। जाके ये लोग बोलते हैं कि हमको इवान का ठिकाना चाहिए, बट उसके दोस्त वो ठिकाना देने से मना कर देते हैं। तब वहाँ पे दोनों गुंडे हाथापाई करने लग जाते हैं, चीजें तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। फाइनली ये लोग मान जाते हैं और सब लोग मिलके इवान को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। रास्ते पे चलते चलते यहाँ पे एना को ठंड लगती है, इसलिए एक गुंडा उसको अपना स्कार्फ देता है कि इसको लपेट लो। एना बोलती है कि नहीं चाहिए, बट सामने जाकर देखता है कि सच में ठंडी बहुत है, तो वो स्कार्फ लपेट लेती है। ढूंढते ढूंढते ये लोग पहुंचते हैं एक क्लब में और क्लब में जाके इन लोगों को पता चलता है कि सच में यहाँ पे इवान आया था, बट वो लड़का बहुत ही ज्यादा नशे में था और यहाँ पे बहुत ज्यादा वो बवाल कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने उसको क्लब से निकाल दिया। अब रात को ये लोग डिनर कर रहे हैं, तभी एना को एक मैसेज आता है लुलू की तरफ से कि इवान उनके हेडक्वार्टर्स में आया है, उनके जो क्लब के हेडक्वार्टर है वहां पे आया है और वो डायमंड से लैप डांस ले रहा है। ये लोग भाग के जाते हैं उनके क्लब में और जाके देखते हैं कि इवान नशे में धुत है और डायमंड वहां पे उसको लैप डांस दे रही है। तो टोरस और उसकी टीम सब लोग मिलके उसको वहां से निकालते हैं और डायमंड पीछे से आती है और वो एना को ब्लेम करती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई। अब एना और डायमंड के बीच यहाँ पे एक लड़ाई हो जाती है और सबको पता ही है कि लड़कियों के बीच लड़ाई देखने में लोगों को मजा आता है, इसलिए सब लोग उसको देखने में एंजॉय करने लगे। अब नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि ये सब लोग मिलके नशे में धुत इवान को लेके और एना को लेके आए हैं एक कोर्ट हाउस में। यहाँ पे इन लोगों का खानदानी वकील भी आया है जो कि इवान का हालत देख के बोलता है कि आज डिवोर्स नहीं ले सकते क्योंकि ये नशे में है। बट टोरस बोलता है कि नशे में नहीं है, ये अभी सो के उठा है तो ले सकते हैं। ये लोग मिलके जाते हैं कोर्ट के अंदर जाके एना बोलती है कि हम दोनों अडल्ट से और हम दोनों ने लास वेगास में शादी की थी। अब ये सब सुन के उनका वकील बोलता है कि तुम लोगों को लास वेगास ही जाना पड़ेगा। तो ये लोग लास वेगास जाने के लिए रेडी होते हैं। अब सीन में एंट्री होती है इवान के माँ बाप के। ये दोनों क्रेजी रिच है, आप लोगों को तो पता ही है। तो ये दोनों यहाँ पे आते हैं और इन दोनों को पकड़ के वेगास ले जाने के लिए रेडी होते हैं। एना बोलती है कि हम दोनों ने कानूनी तौर पे शादी की थी, तो मैं भी आप लोगों के फैमिली का ही एक हिस्सा हूँ। ये सब सुन के इवान की माँ तो हंस पड़ती है और बोलती है कि चुपचाप वेगास चल और मेरे बेटे से चुपचाप मतलब डिवोर्स ले। एना बोलती है कि मैं डिवोर्स नहीं लूंगी और मैं खुद एक लॉयर को हायर करूंगी और आप लोगों के ऊपर केस करूंगी और आप लोगों की आधी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। इवान की माँ बोलती है कि तुम लॉयर के पैसे चुका नहीं पाओगी और अगर तुमने ऐसी कुछ हरकत की तो मैं तुमको आसानी से मरवा दूंगी और सिर्फ यही नहीं, तुम्हारे जितने भी दोस्त है ना सबकी जिंदगी भी खतरे में डाल दूंगी। ये सब सुन के मतलब एना मायूस हो जाती है तो बच्ची ना,
तो फिर वो भी मान जाती है सबके साथ वेगास जाने के लिए। फ्लाइट में इवान के माँ बाप उसको बोलते हैं कि चुपचाप अब रशिया चलो और फैमिली बिजनेस को संभालो, काम करो। अब इस चूतिया का थोड़ा थोड़ा मतलब नशा उतरने लगा है, तो ये कूद के बोलता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया, मैंने एक हफ्ता बस एक प्रोस्टिट्यूट के साथ बिताया, यही ना। अब उसके मुंह से ये शब्द सुन के एनी भी बहुत नाराज हो जाती है और वो चिल्ला के बोलती है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुमको तलाक दे रही हूँ, जो कि मुझे बस एक एस्कॉर्ट समझता है अभी भी। इवान की माँ भी बोलती है कि तुम निहायत ही एक नंबर के मतलब कुत्ते कमीने लड़के हो, जिसको मतलब मिनिमम रिस्पेक्ट भी नहीं देना आता किसी को। फाइनली ये लोग वेगास के एक वकील के पास पहुंचते हैं। यहाँ पे एक गुंडा इगोर बोलता है कि इन सब के लिए इवान को एना से माफी मांगनी चाहिए। इवान की माँ बोलती है कि मेरा बेटा किसी से माफी नहीं मांगेगा। एना को भी प्रोस्टिट्यूट, वेश्या, ये सब वर्ड्स बोलती है। इन सब को सुन के एना वहां से उठ जाती है और उसने अपना जैकेट भी उतार लिया है जो कि इवान ने उसको दिया था। फिर वो बाहर आ जाती है डिवोर्स पेपर साइन करके। अब टोरस आता है पीछे पीछे और वो बोलता है कि इगोर यानी कि वो गुंडा बोलता है कि वो तुमको अपने घर छोड़ देगा। फिर इगोर उसको लेके आ जाता है ब्रुकलिन वापस। ये दोनों एक रात वहीं पे गुजारते हैं और एक साथ सिगरेट भी पीते हैं। फिर इगोर बोलता है कि पता है आज मैं 30 साल का हो चुका हूँ, कल मेरा बर्थडे था। फिर वो उसको ये भी बोलता है कि मैं तुमको मतलब अनोरा को, मैं तुमको इवान से ज़्यादा प्यार कर सकता हूँ। एना बोलती है कि कल को तो तुमने मुझे रेप करने का सोच ही लिया था, मतलब वहाँ पे अगर इवान नहीं आता तो तुम दोनों मिलकर तो मुझे रेप कर ही देते ना। इगोर बोलता है कि मैं वैसा लड़का नहीं हूँ कि मैं किसी का रेप कर दूँ, ठीक है। फिर एना और इगोर उठते हैं। एना उसको एक कंबल दे देती है रात को सोने के लिए और अगले दिन उठ के ये दोनों आ जाते हैं एना के घर के सामने। आके इगोर बोलता है कि ठीक है तो चलो गुड बाय, तुम्हारे सामान पीछे रखे हैं डिग्गी में और ये लो अंगूठी बोल के वो उसको वो रिंग दे देता है जो कि वेडिंग रिंग होता है इवान और एना का। इगोर ये भी बोलता है कि ये रख लो और इसके बारे में किसी को बोलना मत, ठीक है। एना गाड़ी में से निकल के अपने घर के बाहर जाके रुकती है, बट वहीं पे रुकी रहती है, अंदर नहीं जाती। फिर से वो अंदर आ जाती है कार के और आके इगोर के साथ रोमांस करने की कोशिश करती है, बट थोड़ा करके ही वो रोने लगती है। और इगोर को भी यह पता चलता है कि वो मतलब रोमांस नहीं करना चाहती है। उसके साथ ये जो इंसिडेंट हो चुका है उसके बाद उसकी जो मेंटल जो कुछ दिनों में उसके साथ इतना बुरा हुआ है कि मतलब वो इन सब चीज़ों को हजम नहीं कर पा रही है, इसलिए वो भी उसको थोड़ा सा पैम्पर करता है। और इसी सीन के साथ यहाँ पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी बहुत ही अडल्ट और बहुत ही रियलिस्टिक है, तो इसको एक बार तो आपको देखना ही चाहिए। मूवी नेटफ्लिक्स में आपका इंतज़ार कर रही है। नेक्स्ट कौन सा मूवी के ऊपर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए ये भी मुझे ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं, बाय।